Good morning, class 7. How are you all? Hope you all are fit and fine. So, students, today we are going to start a new chapter, chapter 11, transpiration in animals and plants. Transpiration means आप लोग समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स बॉडी है या जो प्लांट्स बॉडी है, उस बॉडी में कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाने का तरीका है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. Okay? In this chapter we are going to learn the circulatory system. Circulatory system consists of blood vessels, heart and heartbeat. Okay? And after completing the circulatory system, we are going to learn about excretion in animals. That's mean excretory system in humans. Particularly excretory system in humans we will learn in this chapter. And after that, transport of substances in plants. How substances transport inside the body of plant. Transport of water and minerals and the process of transpiration. In this chapter we are going to learn all these things. Okay? So let's start. You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. तो पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, जान चुके हैं कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसको सरवाइव करने के लिए फूड, वाटर, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है. दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी. तो ये सारे चीजें जो है ये तो एक ही जगह पे जरूरत नहीं होता, ये सारे बॉडी में जरूरत होता है, फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का, है ना. तो ये पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है. फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट टू पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड. तो इसके बाद ये सारे जो नीड है ये सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है. पहुंचने के बाद वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को भी उस ऑर्गन तक पहुंचाना पड़ता है जहां से वो बाहर निकलेगा. हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड. ये सारी चीजें किस तरह से पॉसिबल है, क्या आपने कभी सोचे हैं? लुक एट फिगर 11.1. डू यू सी द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ये जो फिगर 11.1 है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आपको हार्ट दिखाई दे रहा होगा और जो ब्लड वेसल्स है वो भी आप देख पा रहे होंगे. दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो ये हार्ट और ब्लड वेसल जो है ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं चीजों को. ओके, और ये सारे चीजें मिलके बनता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स और प्लांट्स बॉडी में ये सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे. तो नंबर 1 सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड है वो क्या है, ब्लड. तो पहले आप लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट अ कट ऑन योर बॉडी. आपके बॉडी में अगर कहीं पे कट जाता है तो क्या होता है, वहां पे खून निकलता है, ब्लड फ्लोज आउट. बट व्हाट इज ब्लड. तो कहीं पे अगर कट जाता है आपके बॉडी में, वहां से खून बाहर निकलता है. तो खून क्या है? ब्लड इज द फ्लूइड व्हिच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स. तो ब्लड एक तरह के फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो होता है. इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये जो हमारा ब्लड है, ब्लड में ही हमारा डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद इस खून में मिलके सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है. इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी. तो इसके साथ साथ ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कलेक्ट करता है, लंग्स से कलेक्ट करके वो सारे सेल में पहुंचाता है. इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी. तो इसके साथ साथ ये वेस्ट प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर, उस सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके बॉडी के बाहर निकालने के लिए भी ये उसको ट्रांसपोर्ट करता है. ओके, हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस. ब्लड जो है ये अलग अलग सब्सटेंस कैरी कैसे करता होगा. ब्लड इज कंपोज्ड
of a fluid called plasma in which different types of cells are suspended. तो ब्लड जो है, ब्लड में एक तरह की फ्लूइड है जिसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। ओके, ये प्लाज्मा जो है ये अलग अलग सेल्स को उसमें सस्पेंडेड मतलब तैरते हुए उसके अंदर मिला हुआ रहते हैं। Why is the color of blood red? ब्लड का कलर जो है वो रेड क्यों होता है? What type of cells are the red blood cells? जिसको RBC के नाम से जानते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म इज RBC। तो एक तरह की सेल है रेड ब्लड सेल which contain a red pigment called hemoglobin। तो ये रेड ब्लड सेल जो है इसमें एक तरह की पिगमेंट रहता है जिसको हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। जैसे प्लांट लीव्स में क्या था, एक ग्रीन पिगमेंट था, क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरोफिल के कारण प्लांट्स का कलर क्या होता था, ग्रीन होता था, क्योंकि वहां पे ग्रीन पिगमेंट होता था। और उसी तरह हमारे बॉडी के जो ब्लड है, ब्लड में एक पिगमेंट रहता है रेड कलर का जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। और इस हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। हीमोग्लोबिन बाइंड्स with oxygen and transports it all the parts of the body and ultimately to all the cells। तो हीमोग्लोबिन से ब्लड का रंग कलर जो है उसको रेड ही नहीं बनाता, बल्कि इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट भी करता है। ओके, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हर एक सेल में। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin। तो हीमोग्लोबिन अगर ना हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे सेल में ऑक्सीजन पहुंचाया जा सके। The presence of hemoglobin makes blood appear red। तो ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ब्लड में, इसलिए ब्लड का कलर जो है वो रेड कलर का होता है। The blood also has white blood cells। इस ब्लड के पास एक दूसरे ब्लड सेल भी रहता है जिसको हम लोग WBC के नाम से जानते हैं। WBC means white blood cell which fight against germs that may enter our body। तो white blood cell क्या करता है, ये germs के अगेंस्ट फाइट करता है, लड़ता है। Bojo fell down while playing a game and his knee got injured। तो बोजो जो है वो खेलते हुए उसके नी जॉइंट में एक चोट आया था। ओके, इंजर्ड हुआ था। ब्लड वाज कमिंग आउट फ्रॉम द कट। तो उस कट जो है जहाँ पे कट गया था वहां से खून निकल रहा था बाहर। आफ्टर सम टाइम ही नोटिस दैट ब्लीडिंग हैड स्टॉप्ड एंड अ डार्क रेड क्लॉट हैड प्लग्ड द कट। तो थोड़ी देर बाद बोजो ने देखा कि वहां पे जहाँ से खून निकल रहा था वहां पे खून निकलना बंद हो गया और वहां पे एक डार्क रेड कलर का एक क्लॉट हो गया, उस जगह पे खून जम गया और वहां से खून बाहर नहीं निकल रहा था। बोजो वाज पॉजिटिव अबाउट दिस। बोजो जो है वो पॉजिटिव हो चुके थे ये सोचते हुए। द क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। तो ये जो क्लॉट होता है, ब्लड जो जम जाता है, कहीं पे कट हो जाता है तो वहां से ब्लड निकलते निकलते थोड़ी देर बाद ब्लड वहां पे जम जाता है और खून बाहर नहीं निकल पाता। तो ये जो जम जाना खून ये किसके लिए होता है, दूसरा एक और सेल प्रेजेंट है उसमें खून में जिसका नाम है प्लेटलेट्स। ओके, तो ये प्लेटलेट्स जो है खून को क्लॉट होने में, ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है। तो ये ब्लड क्या है आपको समझ में आ गया। ब्लड एक तरह की फ्लूइड है। ब्लड ही सारे चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन चाहे डाइजेस्टेड फूड ये सारे सेल में पहुंचाना, फिर वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करके उस ऑर्गन तक पहुंचाना जहां से वो बाहर निकलेगा। ये काम ब्लड का होता है। इसके साथ साथ ब्लड का कलर रेड होता है क्योंकि उसमें आरबीसी रहता है, यानी कि रेड ब्लड सेल। जो रेड ब्लड सेल में एक पिगमेंट रहता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण ब्लड का कलर जो है वो रेड होता है। और इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हर सेल में पहुंचाता है। इसके अलावा ब्लड में WBC नाम का एक सेल रहता है, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि जर्म्स के अगेंस्ट लड़ता है हमारे लिए और हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, इसके अलावा खून जो निकलता है, निकलते निकलते थोड़ी देर बाद वो जम जाता है। इसका रीजन क्या है, खून में, ब्लड में एक और तरह की सेल होता है जिसको हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, इसलिए ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है।
ओके, तो ब्लड आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड वेसल। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द बॉडी। बॉडी में बहुत तरह के ब्लड वेसल्स होता है। You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. तो जब हम लोग एक इनहेल करते हैं, इनहेल करने से क्या होता है, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो लंग्स में भर जाता है और फिर उस ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है पूरा बॉडी में, राइट? Also the blood picks up the waste materials including carbon dioxide from the cells. तो इसके अलावा जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह सेल में फॉर्म होता है, उसको भी ब्लड क्या करता है, पिक करता है। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 10। तो इसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसको वापस हार्ट में पहुंचना होता है, हार्ट से उसको पंप करके लंग्स तक पहुंचना होता है और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड अलग होके वो बाहर निकलता है। ये प्रोसेस आप चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज एंड वेन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो यहाँ पे दो तरह के ब्लड वेसल्स जो है वो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, एक है आर्टरीज एंड दूसरा है वेन्स। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आर्टरीज जो होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। ओके, आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। Since the blood flow is rapid and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. तो यहाँ पे जो ब्लड का जो प्रेशर है ये काफी हाई प्रेशर रहता है और काफी रैपिडली फ्लो होता है। ओके, तो इसलिए ये जो आर्टरीज का जो वॉल होता है इलास्टिक वॉल होता है। ओके, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा है जिससे आपको आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है वो आपको पता चल सकता है। एक्टिविटी 11.1, place the middle and index finger on your right hand on the inner side of your left wrist। यानी कि आपका ये दोनों फिंगर यहाँ पे पकड़ने के लिए बोला जा रहा है इस तरह से। Can you feel some throbbing movements? तो यहाँ पे इस तरह से आप पकड़ के रखेंगे तो क्या कोई एक मूवमेंट आपको फील हो रहा है? पकड़ के देखिए इस तरह दो फिंगर, यहाँ पे कोई मूवमेंट आपको पता चल रहा है? Why do you think there is throbbing? यहाँ पे एक थ्रॉबिंग जैसा फील हो रहा है, क्यों? This throbbing is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries। तो ये जो थ्रॉबिंग है यहाँ पे इसको पल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे डॉक्टर आते हैं तो पल्स रेट चेक करते हैं इस तरह, है ना? तो ये क्यों होता है? क्योंकि आर्टरीज से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके कारण ऐसा होता है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितने बार यहाँ से ब्लड फ्लो हो रहा है उसको आपको काउंट करने के लिए बोला जा रहा है। हाउ मेनी पल्स बीट कुड यू काउंट? कितने पल्स बीट आप काउंट कर पा रहे हैं? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। तो 1 मिनट में जितने बार इस तरह होगा वो रहेगा आपका पल्स रेट। ओके, a resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute। तो एक हेल्दी पर्सन अगर रेस्टिंग पोजीशन में है तो उनका पल्स रेट होता है नॉर्मली 72 से 80 बीट्स पर मिनट। फाइंड अदर प्लेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तो आपके बॉडी के दूसरे जगह पे भी आप देखिए कहाँ पे आप पल्स ढूंढ सकते हैं। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। तो अपना खुद का पल्स रेट जो है वो आपको लिखना है, साथ साथ आपका फ्रेंड का भी। टेबल 11.1 देखो जिसमें आपको सीरियल नंबर, नेम एंड पल्स पर मिनट दिया गया है। तो सबको अभी क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे अपना पल्स रेट। ओके, सेंड करेंगे और इसको आप अपना फेयर कॉपी में भी लिखेंगे।
सेंड करेंगे तो वहाँ पे सारे फ्रेंड्स का मिल जाएगा, आपको खुद का नाम भी लिखना है और बाकी फ्रेंड्स का नाम भी लिखना है। Insert the values you obtain in table 11.1 and compare them। तो 11.1 में आप लीजिए, उसको इंसर्ट कीजिए, लिखिए, सारे लिख के आप कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट वेन्स। वेन्स आर द वेसल्स which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart। तो वेन्स जो है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच जो ब्लड है उसको हार्ट में पहुंचाता है। द वेन्स हैव थिन वॉल। इसका जो वेन्स है इसका वॉल बहुत पतला होता है। देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स व्हिच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट। तो इसमें वॉल्स प्रेजेंट होता है जो कि हार्ट की तरफ इस ब्लड को बढ़ने में मदद करता है, यानी कि बैक डायरेक्शन में नहीं आ सकता खून। तो यहाँ पे जो फिगर दिया गया है 11.3, इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कैपिलरीज, फिर एक साइड में वेन और दूसरे साइड में आर्टरी, राइट। तो इसको आप फोकस करिए इस फिगर को। आप देखो ब्लड डोनेशन एक छोटा सा दिया गया है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड। तो बहुत सारे लोगों का मौत होता है ब्लड ना मिलने की वजह से। Voluntary blood donation is harmless and painless and can save precious lives। तो आप अगर ब्लड डोनेशन करते हैं तो ब्लड डोनेशन करने से ये ना ही आपको हार्म पहुंचाता है और ना ही आपको ज़्यादा दर्द देता है, बल्कि आप एक इंसान का जान आप बचा सकते हैं ब्लड डोनेट करके। ब्लड कैन बी डोनेटेड एट हॉस्पिटल्स एंड अदर प्लेसेस ऑथोराइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ब्लड जो है वो आप चाहे हॉस्पिटल में या दूसरे जो ब्लड कैंप वगैरह लगते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ पे जाके भी आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। डोनेटेड ब्लड आर स्टोर्ड विथ स्पेशल केयर इन ब्लड बैंक्स। तो ये जो ब्लड आप डोनेट करते हैं ये ब्लड स्पेशल केयर करके ब्लड बैंक में रखा जाता है। और इसके अलावा एक और फायदा है आपको, आप अगर कभी ब्लड डोनेट करते हैं तो उसके बाद आपको एक कार्ड मिलता है, ओके। और आपके फैमिली में कभी अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ता है तो आपको एक अलग ही प्रायोरिटी मिलता है। गवर्नमेंट कोशिश करते हैं कि ढूंढ के ब्लड पहले आपको दिया जाए, आपके फैमिली वालों को दिया जाए, ओके। I am confused. I have learned that an artery always carries oxygen-rich blood। तो यहाँ पे वो जो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, वो जो ये पढ़ चुके हैं कि आर्टरी जो है वो हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है। पहले एक्सप्लेन दैट द पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। तो पहले एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो हमेशा ब्लड हार्ट से कैरी करता है, ओके। कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से लेके कैरी करता है। सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी नॉट अ वेन। तो हार्ट से जो ब्लड कैरी कर रहा है उसको आर्टरी कहा जाता है, उसको वेन नहीं कहा जाता। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लंग्स में पहुंचाता है। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो पल्मोनरी वेन्स जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके वो क्या करता है, लंग्स से लेके वो हार्ट में पहुंचाता है। क्लियर? अब refer to figure 11.3. Do you see the arteries divide into smaller vessels? तो फिगर 11.3 लेके आप देखिए, उसमें दिया गया है जो आर्टरीज है वो छोटा छोटा वेसल में, देखो वेसल्स में वो डिवाइड हो चुका है। On reaching the tissues, the divide further into extremely thin tubes called capillaries। तो इसके बाद ये क्या होता है, जब टिश्यू के साथ कनेक्टेड होता है ना, उस टाइम ये फर्दर और मतलब बहुत ही पतला पतला सा डिवाइड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। देखो कैपिलरीज दिया गया है, कितना पतला पतला होकर डिवाइड हो चुका है। द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स व्हिच एम्प्टी इनटू द हार्ट। तो ये कैपिलरीज जो है, द कैपिलरीज जॉइन टू फॉर्म वेन्स, कैपिलरी जॉइन होके वेन फॉर्म करता है, व्हिच एम्प्टी
इनटू द हार्ट, जो कि हार्ट के अंदर से आता है। तो इसके बाद आता है हार्ट। ब्लड वेसल समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट आता है हार्ट। द हार्ट इज एन ऑर्गन व्हिच बीट्स continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it। तो ये हार्ट जो है ये कंटिन्यूअसली पंप करते रहता है, और ये पंप हमेशा होता है, तो ये पंप किसको करता है? ब्लड को करता है, और उस ब्लड में मिला हुआ सारी चीजें भी अपने बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। Imagine a pump working for years without stopping, absolutely impossible। तो आप सोच सकते हैं कि कोई एक पंप वर्क कर रहा है हमेशा हमेशा के लिए, सालों भर, कभी नहीं रुक रहा है। क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। Yet our heart works like a pump non-stop। तो यहाँ पे हमारा हार्ट जो है वो हमेशा पंप होता है और बिल्कुल नॉन स्टॉप, कभी रुकता नहीं है। जितने दिन आप सर्वाइव करते हो आपका जो हार्ट है वो पंप करते रहता है। Let us now learn about the heart। तो चलो अब हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। The heart is located in the chest cavity with its lower tip slightly tilted towards the left। तो हार्ट जो है ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है, लेकिन बिल्कुल बीचों बीच नहीं है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में है। Hold your fingers inwards on your palm, that makes your fist। Your heart is roughly the size of your fist। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? Hold your fingers inwards on your palm। इस तरह से अगर करते हैं तो ये जो साइज है हार्ट का साइज आपका लगभग इसी साइज का होता है। ओके, आपका मुट्ठी के साइज का। What will happen if the blood rich in oxygen and the blood rich in carbon dioxide mix with each other? अगर आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड दोनों अगर मिक्स हो जाता है तो क्या हो सकता है? To avoid this from happening, the heart has 4 chambers। तो ये आपका ब्लड जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये अगर मिक्स हो जाएगा तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये ना हो इसलिए आपका हार्ट में टोटल 4 चेंबर्स रहता है। The 2 upper chambers are called the atria। Singular is atrium। ओके, तो हार्ट का जो 4 चेंबर है, ऊपर के जो 2 चेंबर है उसको आप एट्रिया के नाम से जानते हैं, जिसका एक अगर आपको कहना होगा तो एट्रियम कहेंगे। ओके, एंड द 2 लोअर चेंबर्स आर कॉल्ड द वेंट्रिकल्स। और आपका जो लोअर नीचे का जो 2 चेंबर्स है उसको वेंट्रिकल्स के नाम से जाना जाता है। तो upper 2 chamber is known as atria and the lower 2 chambers are known as ventricles। Okay, the portion between the chambers help to avoid mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। तो ये चेंबर्स के बीच में जो वॉल है, ये वॉल हेल्प करता है वो दोनों को अलग रखने में, ऑक्सीजन रिच ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को अलग रखने में। To understand the functioning of the circulatory system, start from the right side of the heart in figure 11.3 and follow the arrows। तो ये किस तरह से आपके हार्ट के अंदर से ब्लड सर्कुलेट होता है ये समझने के लिए फिगर में जो एरो दिया गया है राइट साइड से आप उसको फॉलो करिए। These arrows show the direction of the blood flows from the heart। तो ये एरो क्या शो कर रहा है? ये एरो शो कर रहा है कि राइट साइड से किस तरह से जो ब्लड है वो फ्लो हो रहा है। 11.3 फिगर में देखिए, पहले तो क्या है? लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे पहुंच रहा है? पुलमोनरी वेन में पहुंच रहा है, वो उसके थ्रू होके वो हार्ट में पहुंचता है। हार्ट से आर्टरी के थ्रू होके कैपिलरीज से सेल में पहुंचता है। अब सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिच जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है वो फिर कैपिलरीज के थ्रू आ जाता है वेन में, वेन के थ्रू वो हार्ट में आता है और हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चला जाता है लंग्स में। क्लियर?
एयर रोटेशन रहता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है इसी तरह से होता है। लंग्स से आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू होके हार्ट में, हार्ट से आर्टरी के थ्रू होके बॉडी पार्ट्स में, हर एक सेल में पहुंचता है। कैपिलरीज पहुंचाता है, मतलब उसको सेल में, अब सेल से फिर कैपिलरीज को कलेक्ट करके वेन के थ्रू हार्ट में पहुंचाता है, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाता है, वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करके लंग्स बाहर कर देता है। क्लियर? These arrows show the direction of blood flow from the heart to the lungs and back to the heart from where it is pumped to the rest of the body. तो इसी प्रोसेस से आपका ब्लड जो है वो रोटेट करता है, सर्कुलेट करता है बॉडी में। ओके, तो यहाँ पे हार्ट जो है कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है हार्ट बीट। The walls of the chambers of the heart are made up of muscles. तो ये जो वॉल है हार्ट का चेंबर का वो मसल से बना हुआ है। दिस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली। तो ये जो मसल्स है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है एक रिदम के साथ। आप उसका साउंड भी सुने होंगे, इस तरह से दो साउंड होता है, राइट। दिस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय इट्स रिलैक्सेशन कॉन्स्टिट्यूट अ हार्ट बीट। तो ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये दोनों काउंट होता है एक हार्ट बीट में। ओके, रिमेंबर दैट हार्ट बीट्स कंटिन्यू एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। तो ये हार्ट बीट जो है ये हमारे लाइफ में हमेशा होता है, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं हमारा हार्ट बीट जो है ये हमेशा चलता है। इफ यू प्लेस योर हैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट यू कैन फील योर हार्ट बीट। आपको अगर अपना हार्ट बीट फील करना है तो अपना हाथ को लेफ्ट साइड में इस तरह से पकड़ के रखना है, तो आपका हार्ट बीट जो है उसको आप फील कर सकते हैं। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट्स विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर जो है देखोगे हेडफोन के जैसा कुछ कान में लगाते हैं और एक ऐसा होता है जो आपके चेस्ट में इस तरह से वो चेक करते हैं, इसका नाम है स्टेथोस्कोप। इससे वो क्या करते हैं हार्ट बीट्स आपका चेक करते हैं। A doctor used the stethoscope as a device to amplify the sound of the heart. तो डॉक्टर ये स्टेथोस्कोप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसमें छोटा साउंड को भी एम्पलीफाई करके काफी बड़ा करके सुनाता है। ओके, धीमी आवाज को भी तेज कर देता है, तो डॉक्टर उस साउंड सुनने के लिए इसको यूज करते हैं। It consists of a chest piece that carries a sensitive diaphragm. तो इसमें एक चेस्ट पीस रहता है जिसको डायफ्राम के नाम से जाना जाता है, वो बहुत सेंसिटिव होता है। 2 ईयर पीसेस एंड अ ट्यूब जॉइन द पार्ट्स। और इसके अलावा 2 ईयर पीसेस होता है जो 2 कान में लगाया जाता है और बाकी एक पाइप के एक ट्यूब के थ्रू इसको जॉइन किया जाता है। डॉक्टर्स कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप। तो डॉक्टर को आपके हार्ट का कंडीशन कैसा है उसका क्लू मिल जाता है स्टेथोस्कोप के थ्रू जब वो सुनते हैं। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ अ स्टेथोस्कोप विद द मटेरियल दैट आर अवेलेबल अराउंड अस। तो चलो अभी हमारे आसपास में जो मटेरियल अवेलेबल है उससे एक स्टेथोस्कोप हम लोग बना के देखते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने हैं, अभी हम लोग एक स्टेथोस्कोप बनाएंगे, आप लोगों को बनाने हैं, बना के उसको दिखाने भी है। तो क्या करोगे, टेक ए स्मॉल फानेल ऑफ 6 to 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक छोटा सा फानेल आपको लेना है जिसका डायमीटर 6 to 7 सेंटीमीटर हो। फिक्स अ रबर ट्यूब अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर लॉन्ग टाइटली ऑन द स्टेम ऑफ द फानेल। अब जो फानेल आप लेंगे उस फानेल के नीचे के साइड में जो स्टेम है वहां पे एक रबर ट्यूब आपको फिक्स करना है, ठीक है। रबर ट्यूब ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर लंबा रबर ट्यूब आप ले सकते हैं। स्ट्रेच अ रबर शीट और balloon on the mouth of the funnel and fix it tightly with a rubber band। तो अब क्या करना है आपको, उस फानेल के जो माउथ है ऊपर का जो खुला साइड है उसमें एक रबर शीट आपको लेना है। ओके, लेके उसको फिक्स करना है अच्छे से, रबर बैंड के थ्रू भी आप फिक्स कर सकते हैं। पुट द ओपन एंड ऑफ द ट्यूब ऑन योर ईयर्स। तो जो ओपन साइड है
ट्यूब का, वो जो ट्यूब आप उसमें फिक्स किए उसका जो ओपन साइड है वो आपके कान में इस तरह से फिक्स करना है, देखो फिगर में। नेक्स्ट, प्लेस द माउथ ऑफ द फनेल ऑन योर चेस्ट नियर द हार्ट, और दूसरे साइड में जो फनेल का जो माउथ है उसको अपने हार्ट के साइड में फिक्स करना है। नाउ ट्राई टू लिसन केयरफुली, आप ध्यान से उसको सुनने की कोशिश कीजिए। डू यू हियर अ रेगुलर थम्पिंग साउंड, तो क्या आपको एक रेगुलर थम्पिंग साउंड सुनाई दे रहा है? द साउंड इज दैट ऑफ हार्ट बीट्स, तो ये जो साउंड है ये आपका हार्ट बीट का साउंड है। हाउ मेनी टाइम्स डिड योर हार्ट बीट इन अ मिनट, आपका हार्ट एक मिनट में कितने बार बीटिंग कर रहा है? काउंट अगेन आफ्टर रनिंग फॉर 4 to 5 minutes, अब काउंट करने के बाद फिर एक बार 4-5 मिनट के लिए दौड़ मार के आओ, आने के बाद फिर से एक बार काउंट करो। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशंस, अब आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसको कंपेयर करके देखो। रिकॉर्ड योर ओन पल्स रेट एंड हार्ट बीट एंड दैट ऑफ योर फ्रेंड्स व्हाइल रेस्टिंग एंड आफ्टर रनिंग एंड रिकॉर्ड इन टेबल 11.2। तो यहाँ पे टेबल 11.2 जो दिया गया है इसमें देखो दिया गया है एक साइड में नेम ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टार्टिंग में अपना नाम लिखेंगे, फिर while resting सॉरी रेस्ट में रहने के टाइम पे आपका हार्ट बीट कितना है वो आप लिखेंगे काउंट करके, आपका पल्स रेट कितना है वो आप लिखेंगे, एंड आफ्टर दैट 4 to 5 मिनट्स रनिंग करके आने के बाद आपका हार्ट बीट चेक करेंगे, वो लिखेंगे और पल्स रेट लिखेंगे। ओके, और अपना फ्रेंड का भी, सबका इस तरह से करने हैं। क्लियर? तो उसके बाद आप कंपेयर कर सकते हैं। डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप बिटवीन योर हार्ट बीट एंड पल्स रेट, क्या हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में कोई रिलेशनशिप आपको दिखाई दे रहा है? ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 pulse in the arteries and the pulse rate per minute indicates the rate of your heartbeat। तो एक हार्ट बीट जो जनरेट होता है वो जो आपका पल्स है, जो आर्टरीज है उसमें पल्स रेट में भी इंडिकेट करता है वही चीज। ओके, द रिदमिक बीटिंग ऑफ द various chambers of the heart maintain circulation of blood and transport of substances to the different parts of the body। तो रिदमिक जो बीटिंग होता है आपका हार्ट के अलग अलग चेम्बर्स में, इस बीटिंग के साथ साथ वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है और ब्लड में मिला हुआ जो सब्सटेंसेस है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं आपके पूरे बॉडी में। वो जो वंडर्स, इफ स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा आल्सो हैव ब्लड, animals such as sponges and hydra do not possess any circulatory system. The water in which they live brings food and oxygen. As it enters their bodies, the water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out. Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood. तो वो जो आप सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि स्पॉन्जेस और हाइड्रा जो है क्या उसके पास भी ब्लड है? तो उसके पास ब्लड नहीं है। क्यों नहीं है? एनिमल्स जो स्पॉन्जेस, हाइड्रा, इस तरह की जो एनिमल्स होता है उसके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं है। The water in which they live brings food and oxygen as it enters their bodies। तो जो पानी में वो लोग सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उस पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन और फूड जब उनके बॉडी के करीब आता है तो बॉडी में एंटर कर जाता है। The water carries away waste materials and carbon dioxide as it moves out। और उसी वाटर में जब वो अपना वेस्ट मटेरियल्स होता है या कार्बन डाइऑक्साइड होता है रिलीज कर देता है उसी वाटर में, और वो दूर में भी चला जाता है पानी के संपर्क में। Thus, these animals do not need a circulatory fluid like the blood। तो इसलिए इस तरह की जो एनिमल्स हैं उसको ना ही कोई सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ता है, ना ही कोई सर्कुलेटरी फ्लूइड की, ब्लड जैसे कोई फ्लूइड की जरूरत पड़ता है। Let us learn about removal of waste other than carbon dioxide। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट अपने बॉडी में है उसको बाहर किस तरह से निकाला जाता है ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, these two topics we will learn in next class। So students, I hope कि आप लोगों को जहाँ तक पढ़ाई हुआ है ये आप लोग समझ गए होंगे। If you have any doubt you can clarify it through WhatsApp, through calling। Okay, and now write down the hard words and its meaning, and also you have to draw the heart in your fair copy and point them।
Okay. So for now, bye. Have a good day.